जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण केस। ठीक है दोस्तों, जो 2017 और 2021 का पेपर था उसमें प्रत्येक पेपर में दो दो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये अपने आप में। तो हम इसकी थ्योरी और इसके बाद में फिर इसके MCQ दोनों ही डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहोगे, पहले थ्योरी पढ़ोगे उसके बाद फिर इसके MCQ लगाओगे। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं और इन्हें हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक, देखिए पहला केस है रमेश चंद्र थापर बना मद्रास राज्य 1950 का। तो दोस्तों ये एक क्रम से भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कहने क्रम से लगाइए। ठीक है दोस्तों, देखिए रमेश चंद्र थापर, ये केस वाक स्वतंत्रता से संबंधित था यानी अनुच्छेद 19 से संबंधित था, तथा पृथककरण यानी अलग करने से संबंधित था। अर्थात जो हम संशोधन करते हैं संविधान में, अगर संशोधन का कोई भाग संविधान का अतिक्रमण करता है या हनन करता है तो संशोधन का उतना ही भाग शून्य हो जाता है। ठीक है, अब इसे हम ट्रिक से ध्यान कैसे रखेंगे। देखिए ट्रिक से हम इसको इस तरीके से ध्यान रखेंगे, रमेश चंद्र थापर, थापर को हम थापड़ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, थापर को थापड़ से। और ये वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, बोलना। और पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। ठीक, तो अब जो कोई ज़्यादा बोल रहा है तो उसे थापड़ मार के, ठीक है, अलग करो। ठीक, ऐसे ध्यान रखेंगे। कैसे? थापड़ मार के अलग करो उस व्यक्ति को जो ज़्यादा बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसे ऐसे ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला केस है हमारा A.K. गोपालन बना मद्रास राज्य। ठीक है, 1950 का ये भी A.K. गोपालन बना मद्रास राज्य। देखिए इसमें क्या था, ये एक पार्टी के नेता थे और सरकार ने इनको जेल में बंद कर दिया था और एक के बाद एक केस लगाकर इन्हें बाहर नहीं आने दिया था। ठीक है, जैसे ही एक केस की लिमिट पूरी होती दूसरा केस लगा देते हैं पर। ठीक, तो ये जेल में रहते रहते काफ़ी टाइम हो गया, फिर इन्होंने वकील साहब से राय ली कि क्या करना चाहिए, कैसे बाहर आ पाऊंगा मैं। तो वकील साहब ने इनसे कहा था कि आप अनुच्छेद 13, 19, 21 और 22 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर कीजिए। ठीक है, यानी केस दायर कीजिए सुप्रीम कोर्ट में। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था यहाँ पर कि अगर सरकार विधिपूर्ण तरीके से किसी को जेल में रखती है तो उसके सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं, यानी उसे जेल में रहना ही पड़ता है। ठीक है, अगर गैरकानूनी तरीके से रखती है तो हम बाहर निकालेंगे, लेकिन अगर विधिपूर्ण तरीके से रख रही है तो आपको उसमें अंदर रहना ही पड़ेगा। तो फिर ये बाहर नहीं आ पाए थे। ठीक है, लेकिन इस फैसले को आगे चल के मेनका गांधी के बाद में पलट दिया गया था। ठीक, ठीक है दोस्तों, इससे हम ध्यान कैसे रखेंगे, देखिए याद इससे कैसे रखेंगे। ये गोपाल, ठीक, गोपाल से ध्यान रखेंगे हम। कृष्ण, कृष्ण को भी गोपाल कहते हैं ना, गोपाल। तो वो भी जेल में बंद रहे थे, यानी जेल में ही उनका जन्म हुआ था। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे इनको। ठीक, गोपाल, जेल में उनका जन्म हुआ था कृष्ण का, तो गोपालन से गोपाल कर देंगे और जेल से जन्म कर देंगे उनका। ठीक, अगले केस की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगला केस है चंपकम दौरे राजन। दोस्तों ये सभी केस महत्वपूर्ण है और सभी केस पेपरों में पूछे जा चुके हैं ये। ठीक है, अगला केस है चंपकम दौरे राजन बना मद्रास राज्य 1951 का। ठीक, देखिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संविधान में संशोधन कराने वाला पहला केस था। ठीक है दोस्तों, संविधान में संशोधन कराने वाला पहला केस था, अर्थात इसी के तहत संविधान में पहला संशोधन हुआ था। और पहले संशोधन में सभी को पता होगा 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। ठीक है, और 9वीं अनुसूची में क्या था, तो भूमि विधियों से संबंधित है 9वीं अनुसूची। ठीक, प्रथम संशोधन कराने वाला पहला केस है ये। केशवानंद भारती नहीं है पहला केस, बल्कि यही है चंपकम दौरे राजन का। ठीक है, और इसी केस के तहत अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया था। 15(4) के तहत क्या किया गया था, तो राज्य को ये निर्देश दिए गए थे कि जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिक हैं, उनके लिए विशेष प्रबंध किए जाएं। ठीक है दोस्तों, और इसी के तहत अनुच्छेद 31 और 31B यानी 31A और 31B जोड़े गए थे। ठीक है, क्या क्या हुआ था इसमें, तो पहला संशोधन हुआ था इस केस के तहत। ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 3 अनुच्छेद जोड़े गए थे। ठीक है, 15(4), 31A और 31B। ठीक है, अब इन अनुच्छेदों के बारे में थोड़ा जानेंगे। 31A के बारे में। ठीक, इसके तहत सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया था, यानी जो जमींदारी व्यवस्था थी उसे समाप्त किया था। ठीक है, और 31B में क्या किया था, तो 31B में जो 9वीं अनुसूची बनाई थी इसी केस के तहत उसे रखा गया था। ठीक है, और क्या हुआ था इसमें, देखिए दोस्तों, जब
कोई भी कानून बना करके हम 31B में डालते हैं, यानी 9वीं अनुसूची में डालते हैं, तो फिर वो न्यायिक प्रक्रिया से बाहर हो जाता है, ठीक। लेकिन इसको भी IR कोयलो का एक केस बना था 2006 में, ठीक है, उसे न्यायिक प्रक्रिया के लायक बना गया था, ठीक। और एक और ध्यान रखोगे, इसी के तहत मुआवजा दिया जाता है, यानी भूमि सुधार से संबंधित विधि है ना अनुसूची 9 में, तो भूमि से संबंधित जैसे सरकार जमीन लेती है सड़क वगैरह बनाने के लिए, तो जो मुआवजा दिया जाता है वो इसी के तहत दिया जाता है, अनुसूची 9 के तहत, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले केस पर। अगला केस है हमारा शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1951 का, ठीक। अब देखिए इसमें ये केस जो था ये प्रथम संशोधन के खिलाफ दायर किया गया था। चंपकम दौड़ेराजन में तो पहला संशोधन किया गया था, लेकिन ये वाला जो केस है ना ये उसी संशोधन के खिलाफ दायर किया गया था, और ये कहा गया था कि यह संशोधन मूल अधिकार का हनन करता है, यानी जो प्रॉपर्टी होती है ना वो किसानों से ली जाती है, तो ये संशोधन है। पहले मूल अधिकार में था वो संपत्ति का अधिकार, ठीक है, लेकिन बाद में कानूनी अधिकार बना दिया गया था, इसलिए इसे संशोधन के खिलाफ ही दायर किया गया था शंकरी प्रसाद में, ठीक। तो ये बोला गया था कि इस संशोधन को समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब संसद संशोधन करके 9वीं अनुसूची में डालती है तो वह न्यायिक प्रक्रिया से बाहर हो जाता है, ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया से बाहर हो जाता है, लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गोलकनाथ के बाद में पलट दिया गया था। और एक और केस था सज्जन सिंह का, इसमें इस फैसले को यथावत रखा गया था, यानी ज्यों का त्यों रखा गया था, ठीक है दोस्तों। ये पूछा जाता है कि किस केस में कौन से केस को पलटा गया था, ठीक है, तो इसमें ये बातें ध्यान रखोगे, ठीक। अगला केस पढ़ते हैं बेरुवारी बनाम भारत संघ 1960, ठीक है, बेरुवारी बनाम भारत संघ 1960 का, ठीक। यह केस भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर था। देखिए जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बेरुवारी एक जगह का नाम है ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो आधे घर तो पाकिस्तान में चले गए थे और आधे घर हिंदुस्तान में रह गए थे, ठीक है। ऐसे ही तो रेड क्लिफ ने सीमा खिंचवा दी थी, एक पेज लिया था और उस पर बोल दिया था कि ऐसे ऐसे करके तुम बांट दो इसको, ठीक है। चौकियों से चौकियां मिलाई गई थी, कैसे, जैसे मान लो एक चौकी यहाँ पर है, एक चौकी यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ऐसे करके, तो ये उठाई पेन उन्होंने ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कर दिया, ठीक है, बस हो गया बंटवारा, ठीक है। तो आधे घर तो देखिए, आधे घर तो यहाँ रह गए थे पाकिस्तान में, आधे घर भारत में आ गए थे। किसी का मान लो कोई व्यक्ति सो रहा है तो आधा वो पाकिस्तान में सो गया, आधा भारत में सो गया, ऐसे कंडीशन बन गई थी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये केस बन गया था बेरोजगारी का, ठीक। तो ये केस भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर था, इसके तहत पाकिस्तान के लिए कुछ जमीन दी जानी थी और कुछ जमीन उधर से ली जानी थी, ठीक है। जैसे मान लो क्या किसी व्यक्ति की किचन पाकिस्तान में रह गई है और वो घर उसका हिंदुस्तान में रह गया है, तो या तो उसे पूरा पाकिस्तान में ही कर दो या फिर पूरा हिंदुस्तान में कर दो, इस तरह के बंटवारे को लेकर ये केस बना था, ठीक है। इसके तहत 1958 में भारत के PM नेहरू तथा पाकिस्तान के PM फिरोज खान नून के मध्य ये समझौता हुआ था, ठीक है, जिसे नेहरू नून समझौता भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। 1958 में भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे फिरोज खान नून, तो इस समझौते को नेहरू नून समझौता कहते हैं, ध्यान रखोगे। अब इसी के तहत 9वां संशोधन हुआ था 1960 में, ठीक है। देखिए बेरोजगारी के तहत 9वां संशोधन हुआ है और आगे चल के 100वां संशोधन भी हुआ है। उस टाइम पर ये जमीन आदान प्रदान नहीं हो पाई थी, इसलिए 100वां संशोधन और करना पड़ा है, तो 9वां और 100वां 2015 में हुआ है मोदी के समय में, ठीक है। तो उसके तहत जमीन का बंटवारा हुआ है अभी आके 2015 में, यानी 1960 की बजाय 2015 में आकर के बंटवारा हुआ है इसका, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। और बांग्लादेश के लिए 111 गांव दिए गए हैं और भारत के लिए 51 गांव दिए गए हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे, ठीक। देखिए इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया तथा यह भी कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि जब प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं, ठीक है, प्रस्तावना जब संविधान का अंग नहीं है तो फिर उसमें संशोधन भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे समझिए जैसे एक घर ये पड़ोसी का है और एक घर ये हमारा है, ठीक, इसमें हमारे ये कई कमरे बने हुए हैं, ठीक है। तो हम अपने घर के अंदर ही तो कुछ भी कर सकते हैं, मान लो पेंट भी कर सकते हैं, खिड़की भी लगा सकते हैं, उखाड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कुछ भी नया कर सकते हैं, लेकिन इस वाले घर में थोड़ी कुछ कर सकते हैं। जब ये वाला घर हमारा है ही नहीं तो इसमें क्यों करेंगे हम, ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, ऐसे समझोगे इसे। तो जब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो उसमें संशोधन भी नहीं कर सकते हम, ठीक। और यही बात इसमें कही गई है, यही बात गोलकनाथ वाले केस में भी कही गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 का। इसमें शंकरी प्रसाद के फैसले को स्वीकार किया गया था तथा यथावत रखा गया था। इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ भी, शंकरी प्रसाद के केस की तरह ही है ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला अब आते हैं किस पर हम। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। देखिए दोस्तों, जब ये पेपर हुआ था ना 2017 का या 21 का, एक एक लाइन में से क्वेश्चन बना था, तो एक एक लाइन को बड़ी गहराई के साथ पढ़ना इसमें। ठीक है, देखिए इसमें शंकरी प्रसाद के मामले को बदला गया था, ठीक, और शंकरी प्रसाद के मामले को सज्जन सिंह के मामले में ज्यों का त्यों रखा गया था, लेकिन गोलकनाथ के मामले में से बदल दिया गया था। ठीक है, यह केस भी संशोधन के खिलाफ था तथा इसमें विधि और संशोधन दोनों को न्यायिक प्रक्रिया के योग्य बताया गया। ठीक है, उनमें बोला गया था कि ये जो विधि है ये न्यायिक प्रक्रिया के बाहर है, लेकिन इसमें बोला गया है कि ये न्यायिक प्रक्रिया के योग्य है। ठीक है, तथा इसी बात में कहा गया कि संसद मूल अधिकार को छोड़कर पूरे संविधान में मूल अधिकारों को छोड़ करके पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, यानी जो भाग 3 है मूल अधिकार वाला, उसे छोड़ करके पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों को छोड़ करके। ठीक, लेकिन क्या हुआ, केशवानंद मामले में से पलट दिया गया था। ठीक है, केशवानंद मामले में ये बोला गया था कि संसद मूल अधिकारों में भी बदलाव कर सकती है। गोलकनाथ में बोला गया है कि मूल अधिकारों को छोड़ करके पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन केशवानंद में बोला गया है कि मूल अधिकारों में भी कर सकती है। और केशवानंद में मूल ढांचा का सिद्धांत ला दिया था, क्योंकि सरकार मनमानी करने लगी थी। सरकार ने बोला था, देखिए इसमें फिर से समझिए इस केस को, बता रहा हूँ कहानी की तरह, गोलकनाथ का केस है। इसमें ये बोला गया था कि जो संसद है, इसमें ये बोला गया था जो संसद है वो पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल अधिकारों को छोड़ करके। ठीक, अब क्या हुआ, इसी के बाद में 24वां संशोधन किया संसद ने। ठीक है, 24वां संशोधन किया और ये बोला गया था कि हम तो पूरे संविधान में ही संशोधन करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, एक तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बांधना चाहा था सरकार ने। ठीक है, तो गोलकनाथ के बाद में 24वां संशोधन किया था, तो 24वां संशोधन भी पूछा जाता है किस केस से संबंधित है, तो गोलकनाथ से संबंधित है। गोलकनाथ में सरकार हार गई थी, ये बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था इसमें कि सरकार जो है मूल अधिकारों को छोड़ करके संविधान में संशोधन कर सकती है। तो किसे आकर के सरकार ने 24वां संशोधन किया था और ये बोला था कि हम तो भैया मूल अधिकार में भी संशोधन करेंगे, यानी पूरे के पूरे संविधान में संशोधन करेंगे। ठीक है, तो आगे चल के क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट, अब इसके बाद में एक और केस आया केशवानंद का। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि हाँ ठीक है, आप पूरे संविधान में मूल अधिकारों सहित संशोधन कर लीजिए, लेकिन मूल ढांचा ना बिगड़े। ये एक लाइन उन्होंने कर दी कि मूल ढांचा ना बिगड़े। ठीक, आप कुछ भी करिए संविधान में, चाहे मूल अधिकारों में करिए, प्रस्तावना में करिए, किसी में कुछ भी करिए, लेकिन मूल ढांचा नहीं बिगड़े। ये किसने कहा गया, केशवानंद में। लेकिन मूल ढांचा है क्या, ये समय समय पर बताया जाएगा कोर्ट के द्वारा, ऐसा बोल दिया गया था। ठीक है, तो फिलहाल गोलकनाथ वाला ही हम पढ़ रहे हैं अभी। क्या बोला गया था इसमें, संसद मूल अधिकारों को छोड़कर पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन केशवानंद में यह पलट दिया गया था। ठीक, और गोलकनाथ वाले केस में ही भविष्य लच्छी यहाँ पर भविष्य लच्छी निर्णय का सिद्धांत दिया गया था। इस केस में कुल ठीक है दोस्तों, इसी केस में भविष्य लच्छी निर्णय का सिद्धांत दिया गया था और इस केस में कुल 11 जज थे। ठीक, जिन्होंने 6:5 के अनुपात से फैसला दिया। इसमें सरकार हार गई थी, मैंने बताया था ना अभी, इसमें सरकार हार गई थी इस वाले केस में, तो उन्होंने फिर 24वां संशोधन किया था। ठीक है, 24वां संशोधन किया था, ये बोला था कि हम तो पूरे संविधान में संशोधन करेंगे, मूल अधिकारों को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें 11 जज थे और 6:5 के अनुपात से फैसला दिया था। ये अनुपात भी पूछे गए हैं पेपर में, 2017 वाले में अगर देखोगे पेपर उठा के, तो ये क्वेश्चन भी पूछे गए उसमें। ठीक है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बना है। ठीक, इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था और वह संशोधनीय नहीं है, ये भी कहा था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी संविधान को प्रस्तावना का अंग नहीं माना था, यानी प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। ठीक है, तो दो केस हो गए अब, एक बेरुबारी और एक गोलकनाथ का, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। ठीक है, अब देखिए ये आता है 24वां संशोधन 1971, इसी केस से संबंधित है। ठीक, यह
पहला केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, जब संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर सरकार ने खिसे आकर के ये बोल दिया था, 24वां संशोधन कर दिया था कि हम तो भैया सब में ही संशोधन करेंगे अब। ठीक, तो ये नोट करके बेरुबारी और गोलकनाथ दोनों में ही प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है, जबकि केशवानंद भारती में माना गया है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, गोलकनाथ और बेरुबारी में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, जबकि केशवानंद में माना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। दोस्तों एक एक केस बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक एक लाइन से क्वेश्चन बना है इसमें। ठीक, अगला केस देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस केस में सबसे अधिक 13 जज बैठे थे। ठीक है, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी और इसकी सुनवाई भी लगभग 68 दिन चली थी। इसमें 7-6 से फैसला दिया गया था। इसमें भी सरकार हार गई थी। ठीक है, वही मूल ढांचा लगा दिया था ना इसमें, इसलिए यहाँ पर भी सरकार हार गई थी। ठीक है, इसी के तहत संविधान को बचाने के लिए आधारभूत ढांचा का सिद्धांत दिया गया था। ये ध्यान रखोगे, बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन का, आधारभूत ढांचा का सिद्धांत किस केस में दिया गया था, तो वो यही है। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी केस में गोलकनाथ के फैसले के निर्णय को पलटते हुए कहा कि संसद मूल अधिकार सहित संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, लेकिन आधारभूत ढांचा ना बिगड़े। और आधारभूत ढांचा है क्या, ये सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताएगा। ठीक, इसके तहत प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना और वो संशोधनीय है। अब देखिए, यहाँ पर जब प्रस्तावना संविधान का अंग है, यानी अब जो ये घर था हमारा, ये भी इसी में मान लिया हमने। अब तो इसमें हम तोड़ फोड़ कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जब ये संविधान है, ये बाहर वाला और ये प्रस्तावना है, अब ये इसी के अंदर आ गया, तो अब इसमें हम तोड़ फोड़ करें, कुछ भी करें। ठीक है, तो ये अब संशोधनीय हो गई। और बेरुबारी और गोलकनाथ में ये अलग अलग थे दोनों। आगे बढ़ते हैं। 42वां संशोधन 1976 इसी केस से संबंधित है। ये संशोधन भी पूछे जाते हैं, जैसे 9वां संशोधन किस केस से संबंधित है, तो बेरुबारी से हो जाएगा। 24वां किससे संबंधित है, तो गोलकनाथ से हो जाएगा। 42वां किससे संबंधित है, तो केशवानंद भारती से हो जाएगा। ठीक है, तो 42वां संशोधन को ही हम मिनी या लघु संविधान कहते हैं, तो सभी को पता होगा। इसी केस में कहा गया कि अब से पहले के जो संशोधन किए हैं संसद ने, वो ज्यों के त्यों रहेंगे, लेकिन अब के बाद जो संशोधन होंगे वो मूल अधिकार का हनन करने पर अपने आप ही निरस्त हो जाएंगे। इसी केस में कहा गया कि विधिक संप्रभुता जो है वो संविधान में निवास करती है, ना कि हम भारत के लोग में। ये लाइन देखिए, इसमें जो लाइन है ना, प्रत्येक लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, किस केस में कहा गया था कि विधिक संप्रभुता संविधान में निवास करती है, ना कि हम भारत के लोगों में, तो ये केशवानंद भारती में ही बोला गया था। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हैं और प्रत्येक केस पूछा गया है और प्रत्येक केस की एक एक लाइन पूछी गई है। प्रत्येक पेपर में दो दो केस पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले केस की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला केस है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण 1975 का। यह केस भारत में आपातकाल लगवाने से संबंधित है। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीएम इंदिरा गांधी पर कदाचार का दोष साबित किया था। ठीक है, ये राजनारायण एक व्यक्ति थे, तो इन्होंने रिट दायर की थी इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो ये जो कदाचार का दोष था, ये साबित किया गया था उन पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी भूमिका है 42वां संविधान में संशोधन में करने में। ठीक है, क्योंकि एक हाई कोर्ट ने दोष सिद्ध किया है। अब जो प्रधानमंत्री के ऊपर केस चलेगा वो सुप्रीम कोर्ट में चलता है। ठीक है, ध्यान रखोगे। ठीक, तो 1976 में जो संशोधन हुआ था 42वां, वहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई थी और ये भी कहा गया था कि हाईकोर्ट, किसी राज्य का हाईकोर्ट प्रधानमंत्री पर सुनवाई नहीं कर सकता है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो संवैधानिक मामला है तो कम से कम 5 जज होने चाहिए उस बेंच में, संवैधानिक मामला होने पर। ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे। अगला केस है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ठीक है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। ठीक है, इसमें ए के गोपालन के निर्णय को बदला गया था। ए के गोपालन का मतलब मैंने पहले एक केस बताया था, उसमें क्या था, ये एक राजनीतिज्ञ थे जिन्हें जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, उसी को इस निर्णय में बदला गया था तथा यह अनुच्छेद 19 और 21 से संबंधित है, जिसमें कहा गया कि विदेश में घूमना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जिससे कोई छीन नहीं सकता।
सिवाय विषम परिस्थितियों के। यह केस पासपोर्ट केस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे, पासपोर्ट केस। देखिए इसकी कहानी ये है कि जो मेनका गांधी है, ये बीजेपी की लीडर है ना, ये कहीं विदेश यात्रा पर जा रही थी पार्टी से संबंधित कार्य को लेकर के। तो जनता पार्टी की सरकार थी उस समय पर, तो इन्होंने इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था सरकार ने, और इन्हें जाने नहीं दिया था विदेश में। तो इन्होंने रिट दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि घूमने की स्वतंत्रता सबका एक मौलिक अधिकार है और इन्हें रोका नहीं जा सकता है, ठीक, ये बोला गया था इसमें। अगला क्वेश्चन है, अगला केस है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का। इसमें संविधान को संसद से उच्च बताया गया है तथा जो न्यायिक पुनर्विलोकन है उसे आधारभूत सिद्धांत का विषय बताया है। यानी जो न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाता है दोबारा से, वो इसी केस के तहत बताया गया था, ठीक है, मिनर्वा मिल्स के द्वारा। अगले केस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक एक केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला केस है मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई, ठीक है। देखिए इसमें क्या था, इस केस के द्वारा भारत में जनहित याचिका शुरुआत हुई थी। यानी जो पीआईएल, हमने पीआईएल की एक वीडियो बना रखी है इससे पहले, क्लास 8 है वो, उससे जाकर के एक बार देख लें। पीआईएल वो भी बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो पीआईएल की जो शुरुआत की गई थी भारत में, वो इसी केस से की गई थी, मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई के केस से, ठीक है। और इसी केस में सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय का सिद्धांत अपनाया गया था, यानी सभी लोग का हित हो और सभी लोग सुखी रहें, ठीक है। मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई। अगला अगला केस है कादर पहाड़िया बनाम बिहार राज्य 1980, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें क्या है, पत्र के द्वारा, इसमें एक पत्र को भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट के लिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया था और तुरंत कार्रवाई की गई थी, ठीक है। यानी ये पूछा जाएगा कि पत्र के माध्यम से किस केस पर सबसे पहले सुनवाई हुई थी, तो कादर पहाड़िया के केस पर हुई थी, ठीक है। मैंने पीआईएल में बताया है कि जो केस दायर कर सकते हैं हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो स्वयं जा करके या फिर पत्र के माध्यम से, ठीक। तो पत्र के माध्यम से पहला केस यही है कादर पहाड़िया का, ठीक है दोस्तों। अगले केस की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगला केस है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1980 का। इसमें देखिए यह अनुच्छेद 23 के उल्लंघन से संबंधित है, जिसमें एशियाई खेलों में मजदूरों से बेकारी कराई जा रही थी, यानी उनसे मुफ्त में काम कराया जा रहा था और उनका शोषण हो रहा था। और इसमें देखिए पोस्ट कार्ड द्वारा, यानी इसमें भी पत्र के द्वारा पीआईएल दायर की गई थी, जो एक मील का पत्थर साबित हुई थी, ठीक है। ये देखिए एक तो ये वाला केस कादर पहाड़िया का, ये पहला केस है, पत्र के माध्यम से किया गया था, ठीक। और पीपुल्स यूनियन वाला ये भी पत्र से ही पीआईएल दायर की गई थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इसी केस में ये बोला गया था श्रमिक वर्ग सीधे, यानी या तो स्वयं डायरेक्ट आकर के या फिर संगठन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात यह सामाजिक न्याय के संरक्षण से संबंधित था, ठीक है, सामाजिक न्याय। और जो पीआईएल होती है वो सामाजिक न्याय से संबंधित होना चाहिए, यानी उसमें सबका हित होना चाहिए, व्यक्तिगत हित नहीं होना चाहिए, ठीक। तो पहला केस कौन सा था पत्र से संबंधित, कादर पहाड़िया का, ठीक है। और दूसरा ये हो जाएगा। अगले केस की तरफ बढ़ते हैं हम। अखिल भारतीय रेलवे शोषण कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ। देखिए इसमें कहा गया है कि जो एक अपंजीकृत संघ है, यानी जो रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, वो भी अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर कर सकती है, यदि वह सार्वजनिक हित के लिए ऐसा करना चाहती है तब। लेकिन वो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई संघ है, रजिस्टर्ड नहीं है, और वो सार्वजनिक हित के लिए अगर याचिका दायर करना चाह रहा है तो कर सकता है, ठीक है, ये बोला गया है इसमें दोस्तों। इसके बाद में हम एमसीक्यू भी लगाएंगे इसके, तो बस आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और देखिए इसे लगाने के बाद में, इसे पढ़ने के बाद में आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, सभी करोगे बड़े आराम से। अगला है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। यह केस न्यायाधीशों के ट्रांसफर से संबंधित है, ठीक है। इसमें वकीलों ने जज के ट्रांसफर को लेकर जनहित याचिका दायर की थी, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सार्वजनिक हित से संबंधित है और इसमें वकील जो है याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो जजों के ट्रांसफर से संबंधित याचिका कौन सी थी, तो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ की। अगला केस है एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1986। एमसी मेहता का बहुत पूछा जाता है, ठीक है। एमसी मेहता देखिए यह पर्यावरण प्रदूषण या ताज कॉरिडोर से संबंधित है, अर्थात ताजमहल के पास कारखाने जो लगे हुए थे जिससे ताजमहल पीला पीला हो रहा था धुएं से, तो वो हटाए गए थे सभी, और जो रिहायशी इलाकों में कारखाने थे वो भी हटाए गए थे।
और पटरी के पास झुग्गी झोंपड़ी डाल करके जो लोग रहते हैं वो भी हटाए गए थे। और इसी के तहत गंगा एक्शन प्लान चला था, ठीक है, यानी गंगा की सफाई भी इसी केस से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये सभी पॉइंट ध्यान रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अगला हम पढ़ते हैं एन सी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। देखिए ये तमिलनाडु राज्य का है, ठीक है, वो भारत संघ का था। इसमें यह निर्धारित किया गया कि माचिस बनाने वाली कंपनी में जहां तीली पर मसाला लगाया जाता है वहां से बच्चों को दूर रखा जाए, यानी जो जोखिमपूर्ण कार्य होते हैं वहां पर बच्चों को ना आने दिया जाए। ठीक है, ये बोला गया था इस वाले केस में। अगला केस है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ये दोस्तों आरक्षण से संबंधित है, ठीक है, ओबीसी के आरक्षण से संबंधित, ध्यान रखोगे। इसमें इतना ही है बस। अगला केस अशोक कुमार बनाम भारत संघ। ये भी आरक्षण से ही संबंधित है, ओबीसी के से 27% आरक्षण को वैध माना गया था इसमें। ठीक है, इसे भी ध्यान रखोगे। अगला है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। ठीक है, ये शिक्षा पाने का अधिकार मूल अधिकार है, ये बोला गया था यहाँ पर। ठीक, अगला आते हैं हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979। इसके अनुसार बिहार राज्य में लगभग 40,000 ऐसे कैदी रिहा किए गए थे जो शक्तिहीन हो गए थे। इसी के अनुसार त्वरित न्याय का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे ध्यान रखेंगे, हुस्न आरा। अब देखिए जो आरा चलाने लायक नहीं है ऐसे 40,000 लोगों को तुरंत निकाल दिया गया था जेलों से। ठीक है, शक्तिहीन हो गए यानी आरा चलाने लायक नहीं रहे वो। ठीक है, आरा होता है ना एक लकड़ी काटने वाला, तो आरा चलाने लायक कैदी नहीं रहे, तो ऐसे 40,000 कैदी थे और उन्हें तुरंत निकाल दिया गया था। ठीक है, अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। लाल बिहारी का मामला है ये 1975 का, ठीक, उत्तर प्रदेश का ये है। इस केस में लाल बिहारी को मृत घोषित कर दिया था। उन्होंने लगभग 20 साल की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अपने आप को जीवित सिद्ध कर पाए। दोस्तों अभी एक अलीगढ़ की घटना हो रहा है, उसमें एक 95 साल की बूढ़ी अम्मा थी, उन्हें भी उनके मायके वालों ने प्रॉपर्टी के चक्कर में मृत घोषित कर दिया था। ठीक है, वो भी काफ़ी टाइम से केस लड़ रही थी। ठीक है, अब जब खत्म हुई है वो, तब जाके शासन और प्रशासन को सुधाई है कि ये वाकई में जिंदा थी। ठीक है, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यानी खुद को जिंदा साबित करने के लिए केस लड़ती रही थी अब तक। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखोगे। अगला हम बढ़ते हैं अब। अगला केस है धीरेन्द्र चमोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत दिया गया। अब देखिए समान कार्य का अनुच्छेद 39 में है, सभी को पता होगा ये। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखोगे। अगला है जावेद बनाम हरियाणा। ठीक है, जावेद बनाम हरियाणा। इसमें दो से अधिक यानी 3 हो या 4 हो या 5 हो, 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति पंच या सरपंच का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति पर दो से अधिक बेटे हैं या बेटियां हैं यानी संतान हैं, तो वो गांव में प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, ये कंडीशन बनाई गई थी इस वाले केस में, और ये भी बोला गया था कि यह विधि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है। लेकिन अपने यूपी में ऐसा लागू नहीं है, ये हरियाणा में लागू है ऐसा। किसी व्यक्ति पर अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो प्रधान ही नहीं लड़ पाता है वहाँ पर। और भी बहुत सारी कंडीशन है वहाँ पर कि घर में एक शौचालय होना चाहिए, पक्का मकान होना चाहिए, और कम से कम हाई स्कूल पढ़ा लिखा होना चाहिए व्यक्ति जो प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है वो। लेकिन यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो अंगूठा छाप चल जाता है, शराबी चल जाता है। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है यूपी में। अगले की तरफ बढ़ते हैं। लीलावती बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य। ठीक है, इसमें क्या था, इसके तहत जो व्यक्ति बिना कारण के ही राज्य की कैद में निरुद्ध थे उन्हें छोड़ा गया था। ठीक है, लीलावती बोहरा के अनुसार, यानी जिन पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया था लेकिन फिर भी वो जेल में बंद थे, जिन्हें ज़्यादा टाइम हो गया था, चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई थी उनके खिलाफ और दोष सिद्ध नहीं हो पाए थे, तो ऐसे लोगों को छोड़ा गया था इस केस के तहत। अगला है इंक्रेज मामला। ठीक है, इसमें 2 विदेशी नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई थी, जिन्हें मुंबई हाई कोर्ट ने बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया था। देखिए दोस्तों ये गोवा में घूमने आए थे, विदेशी नागरिक थे, और इन्होंने एक महिला का वहाँ पर रेप कर दिया था। ठीक है, तो मुंबई हाई कोर्ट ने इन्हें उससे बरी कर दिया था। ठीक है, इन पर हम कैसे मतलब आरोप का कानून चलाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सजा सुना दी थी बाद में। ये विदेशी नागरिक थे इसलिए ये मामला हाईलाइट हो गया था। अगले की तरफ बढ़ते हैं। पी रत्नाम बनाम भारत संघ 1994 का। ये आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है। ठीक है, पीजा और मर्जा। ठीक है, पी रत्नाम यानी पी और मर, ये बोला गया इसमें। ठीक, अगला है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, ये भी आत्महत्या के से ही संबंधित है, लेकिन इसे मूल अधिकार नहीं माना गया। इसमें ज्ञान दिया गया है कि भैया क्यों मर रहा है तू, जी ले। ठीक है, इसमें जीवन जीने पर जोर दिया गया है, और आईपीसी की धारा 309 संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती, ये भी बोला गया है।
आईपीसी की धारा 309 में है क्या, तो ये ध्यान रखोगे इसमें थी आत्महत्या का प्रयास करना। ठीक है, वो दंडनीय था इसमें आत्महत्या करना। अगर कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो उसे 1 साल की सजा होती है। ठीक है, तो ये बोला गया था इसमें कि ये जो है धारा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है। देखिए दोस्तों, ये जो सभी केस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हैं। ठीक है, एक एक केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। तो देखिए, ये है लिली थॉमस बनाम भारत संघ। इसमें बोला गया था कि जो अधिवक्ता यानी वकील हड़ताल करते हैं वो अवैध और अनैतिक हैं। ठीक है, वकीलों को हड़ताल करते देखा होगा तुमने, सबसे ज़्यादा हड़ताल करते हैं, कभी रोड जाम कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो ये अवैध और अनैतिक हैं। और इसी में बोला गया था कि 2 साल से अधिक का दंडित होने पर एमएलए, एमएलसी या एमपी कोई भी हो ये अपनी सदस्यता खो देगा। आपने पढ़ा होगा संविधान में, अगर किसी एमएलए, एमपी या एमएलसी पर 2 साल से अधिक का दंड लग जाता है तो फिर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। जैसे आजम खान है, ठीक है, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी। ठीक, और इसी में बोला गया था कि दूसरी शादी करना भी अपराध होगा। ठीक है, धारा 494 के तहत दूसरी शादी करना अपराध है ना, वो इसमें भी बोला गया है। ठीक है, अगला केस है ठीक है रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य। इसमें बोला गया है कि हड़ताल करने का अधिकार ना तो मूल अधिकार है, ना कानूनी अधिकार है, ना ही विधिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, लिली थॉमस में अधिवक्ताओं के लिए है और इसमें ये लगभग सभी के लिए बोला गया है कि ये जो मूल अधिकार नहीं है हड़ताल करने का अधिकार, यानी किसी भी तरह का अधिकार नहीं है। अगला है, ये देखिए ये करंट के केस हैं। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 का है। इसमें आईपीसी की धारा 497 को निरस्त किया गया। ठीक है, 497 में थी एडल्ट्री। ठीक, इसका मतलब ये था कि अगर कोई महिला या पुरुष किसी विवाहित महिला या पुरुष के साथ में संबंध बनाता है तो पहले अपराध होता था। ठीक है, लेकिन अब वो अपराध नहीं होगा। ठीक, अगर कोई विवाहित स्त्री अपनी सहमति से, कोई विवाहित स्त्री है और वो अपनी सहमति से किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बना रही है तो वो अपराध नहीं होगा। ठीक है, यानी उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी। लेकिन 2018 से पहले एफआईआर हो जाती थी, लेकिन अब उसे निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, अब कोई विवाहित महिला है और अपनी सहमति से किसी दूसरे के साथ संबंध बनाना चाह रही है तो आपराधिक श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक, इसके आधार पर उसका पति इसे तलाक तो दे सकता है लेकिन इस पर केस नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, इसलिए तो तुमने देखा है कि विवाहित महिलाएं सबसे ज़्यादा भी कांड करने लगी हैं कि अपने पति को मारने लगी हैं, दूसरे के साथ भागने लगी हैं। ठीक है, ऐसे ही पुरुष भी करने लगे हैं क्योंकि छूट दे दी गई है इनको। अगला केस है साहबानो का मामला। ठीक, ये साहबानो मेहर भरण पोषण से संबंधित था और इसी के तहत जो राम मंदिर है उसके ताले खोले गए थे। देखिए इसकी कहानी मैं सुना रहा हूँ तुमको। ये एक 60 साल की महिला थी और इनके पति थे लगभग 70 साल के, तो इन्होंने इनको तलाक दे दिया था दूसरी शादी करने के लिए, मतलब अन्य शादी करने के लिए 70 साल की उम्र में। ठीक है, और ये 60 साल की थी तो इन्हें तलाक दे दिया था। ठीक, और जो मेहर की राशि होती है मुसलमानों में उसे बांधा गया था इनको, लेकिन इन्होंने भरण पोषण के तहत एक केस दायर किया था कोर्ट में। तो भरण पोषण बांधा गया था लेकिन बहुत कम था वो। ठीक है, तो ये उसे बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी साहबानो के जो मेरा भरण पोषण है इसे बढ़ाया जाए, इतने से मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, और इनके 6 बच्चे भी थे। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 बंटवारों में हो गया था, मतलब 2 पक्षों में हो गया था। जो मुस्लिम महिलाएं थी उनके पक्ष में तो हिंदू थे, वो आ गए थे सभी। ठीक, और मुस्लिम पुरुषों की तरफ पूरा मुस्लिम समाज था, तो एक विद्रोह की स्थिति हो गई थी। ठीक है, तो इसको भटकाने के लिए, यानी इस विद्रोह को भटकाने के लिए राम मंदिर के ताले खुलवा दिए गए थे। ठीक है, तो हिंदू जो थे वो राम मंदिर में आ गए थे और इसी समय पर एक कानून बना दिया गया था इन्हीं से संबंधित, मुसलमानों से संबंधित। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखोगे साहबानो। इसी के बाद में आता है अगला सायरा बानो। सायरा बानो का केस। ठीक है, सायरा बानो ये भी 2018 का है। तो यह 3 तलाक से संबंधित है। ठीक, अर्थात 3 तलाक देना अब अपराध होगा जिसके तहत 3 साल की सजा और जुर्माना होगा। ठीक है, सजा होगी और जुर्माना होगा। देखिए दोनों साहबानो और सायरा बानो को ध्यान कैसे रखेंगे। देखिए सायरा में 3 अक्षर है ना, तो 3 तलाक हो गया। ठीक है, 3 तलाक 3 अक्षर, ऐसे ध्यान रखोगे। और साहबानो मेहर से संबंधित यानी भरण पोषण से संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान भटकाने के लिए क्या किया था, तो राम मंदिर के ताले खुलवा दिए थे। अगले केस की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगला केस है हमारा नवतेज सिंह बनाम भारत संघ 2018। देखिए ये करंट के क्वेश्चन हैं और ये आएंगे 25 वाले पेपर में। ठीक है, तो पढ़ोगे इनको अच्छे से। देखिए ये
आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से कमजोर किया गया तथा समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई, अतः समलैंगिक विवाह अपराध नहीं होगा। ठीक है, इसी के तहत देखा होगा आपने कि लड़की लड़की से शादी कर रही है, लड़का लड़का से शादी कर रहा है। ठीक है, कभी लड़की किसी मूर्ति से शादी कर रही है, कभी किसी से शादी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इसी केस की तरह तहत हुई हैं। ठीक है, 2018। लेकिन इससे पहले समलैंगिक विवाह एक अपराध की श्रेणी में आता था, लेकिन अब ये अपराध नहीं है। अब लड़की लड़की से शादी कर सकती है और लड़का लड़का से शादी कर सकता है। ठीक है, अगला है अरोड़ा शानबाग बनाम तमिलनाडु राज्य, 2011 का केस है ये। दोस्तों ये जो अरोड़ा शानबाग है ये एक नर्स थी तमिलनाडु में। ठीक है, एक हॉस्पिटल में नर्स थी, तो वहीं के स्टाफ ने इनके साथ में बलात्कार कर दिया था। उसकी वजह से कोमा में चली गई थी और काफ़ी टाइम तक ये कोमा में रही थी और ये ठीक नहीं हो पाई थी, इसलिए इन्हें इच्छा मृत्यु की स्वीकृति दी गई थी इनकी पीड़ा को देखते हुए। यानी ये बोला गया था कि इससे अच्छा है कि इन्हें मृत्यु ही दे दी जाए। ठीक है दोस्तों, ये तो पता ही होगा कि इच्छा मृत्यु की स्वीकृति कौन देता है, तो राष्ट्रपति देते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे। अगला केस है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, 2018। दोस्तों 2018 के, ये 2025 में 100% आने हैं। ठीक, श्रेया सिंघल को ये इसमें आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को अवैध किया गया और इसके तहत अब गिरफ्तारी नहीं होगी, ये बोला गया है इसमें। ठीक है, देखिए 66A में आईटी एक्ट की धारा है 66A, इसमें क्या है, तो इसमें था जो वाक स्वतंत्रता, यानी हम अपने विचारों को सोशल मीडिया पर व्यक्त करते थे किसी के प्रति, तो पहले वो अपराध होता था। ठीक है, जैसे किसी के बारे में हमने विचार प्रकट किए, बोल दिया किसी के बारे में, तो जिसके बारे में बोला है वो पहले क्या होता था, एफआईआर करवा देता था। ठीक है, लेकिन अब एफआईआर नहीं होगी और ना ही गिरफ्तारी होगी। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहोगे किसी के बारे में या गालियाँ देते रहोगे और कहोगे कि हम तो भैया मौलिक अधिकार है हमारा ये। ठीक है, वाक स्वतंत्रता का तो हम तो ऐसे ही बोलेंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं होगा, यानी अपने विचारों को रख सकते हो लेकिन उससे किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे, बस। अगला केस है यंग एडवोकेट, यंग एडवोकेट बनाम केरल राज्य, 2018। देखिए सभी ने कुछ टाइम पहले यानी 5-6 साल पहले देखा होगा, केरल में सबरीमाला मंदिर था भगवान अयप्पा का। ये भी ध्यान रखोगे कि किसका मंदिर है उसमें, तो भगवान अयप्पा। ठीक है, अयप्पा। ठीक, ये विष्णु और शिव के पुत्र का नाम है अयप्पा। ठीक है, मोहिनी रूप में। तो ये ध्यान रखोगे, सबरीमाला मंदिर प्रकरण केरल, अर्थात इसके तहत सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगी हुई थी, वो हटाई गई थी। ठीक है, यंग एडवोकेट बनाम केरल राज्य में। ठीक, अगला हम करते हैं मिट्टूलाल बनाम पंजाब राज्य। इसके तहत आईपीसी की धारा 303 को अवैध घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला है बच्चन सिंह का मामला। इसमें कहा गया था कि जो मृत्युदंड है वो संगीन से संगीन अपराध में दिया जाना चाहिए। ठीक है, जो छोटे मोटे अपराध होते हैं उसमें मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला है अब पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ। इसमें बोला गया है कि निजता का अधिकार ये एक मूल अधिकार में आएगा, यानी इसके तहत हम किसी के फ़ोन को नहीं ले सकते हैं, पासवर्ड नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ताक झांक नहीं कर सकते हैं उसके फ़ोन में, यानी हम किसी की निजी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये बोला गया था पुट्टा स्वामी के केस में। ठीक है दोस्तों, यानी इसका मतलब ये हो गया कि आप अपनी बीवी के फ़ोन का पासवर्ड भी नहीं ले सकते हो, मांग सकते हो उससे। अगर वो मना कर देगी तो आप ज़बरदस्ती नहीं ले पाओगे। ठीक है, उसकी निजी ज़िंदगी में वो कुछ भी करे, उस पर आप बिल्कुल प्रतिबंध नहीं लगा पाओगे। अगला है मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ। इसमें सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैंड होता है, रेलवे स्टैंड होता है, अस्पताल है, स्कूल है, ठीक है, ऐसी जगहों पर धूम्रपान करने पर रोक लगाई गई थी। तो ध्यान कैसे रखोगे, देवड़ा, देवड़ा यानी बेवड़ा, बेवड़ा लोगों पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, अगला है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। ठीक, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। इसमें जेल से पत्र लिख करके कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के बारे में याचिका दायर की गई थी। यानी जेल में भी कुछ लोगों को, कैदियों को हथकड़ियों में बांध करके रखा जा रहा था। ठीक है, तो इसी केस में ये बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि किसी भी कैदी को हथकड़ियाँ या बेड़ियाँ नहीं लगाई जाएं, अगर ऐसा होता है तो वो मानव अधिकारों का हनन होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा बोला गया था इसमें। और अगला केस है हमारा बीएस बड़ेहरा, बीएस बड़ेहरा बनाम भारत संघ। इसमें बोला गया था कि जो निवासी होते हैं, नागरिक होते हैं, उन्हें स्वच्छ नगर में रहने का संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार है। ठीक है दोस्तों, हमारी ये केस सभी हो गए। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके एमसीक्यू। ठीक है, ये हमारी थ्योरी थी, अब इससे संबंधित एमसीक्यू पढ़ेंगे, यानी इसके ऑप्शनल। ठीक है दोस्तों,
उसे हम अगली वीडियो में बनाएंगे। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी इसलिए, ठीक है, ये काफ़ी बड़ी हो गई, 47-48 मिनट की होगी, लेकिन उसे अब अगली वीडियो में बनाएंगे एमसीक्यू को, ठीक। तो इसे एक बार देखोगे ढंग से और पढ़ोगे, और अगली वीडियो भी देखोगे, जिससे आप सीख पाओगे कि कितना सीखे हो। दोस्तों, आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, हम आपका सिलेबस करवाते रहेंगे, ठीक है। और जब तक फॉर्म पढ़ेंगे, पेपर आएगा, तब तक कम से कम 10-10 बार आप मूल विधि कर पाओगे पूरी, ठीक है दोस्तों, वो भी फ्री में बिल्कुल। आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है कहीं पर भी, जब हम करा रहे हैं तो, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही इसी के एमसीक्यू वाले प्रश्नों में, और जो 2017 और 21 में आए थे उन्हीं प्रश्नों को कराएंगे हम, ठीक।